प्रतीक को पार्थी की बहुत चिंता हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसके अलावा उसे अभिराज कुशवाहा से लड़ने के लिए शैडो किंग जैसे पावरफुल आदमी के साथ की जरूरत थी। प्रतीक सोचने लगा, एक तरफ पार्थी की जान है और दूसरी तरफ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में होना, जिसकी वजह से मैं पहले से कमजोर हो गया हूँ। तीसरी बात, अगर शैडो किंग ने ये बात अभिराज कुशवाहा को बता दी कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हूँ और कमजोर हो रहा हूँ, तो फिर उसके लोग भी मुझ पर अटैक कर सकते हैं। प्रतीक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना इम्पॉसिबल भी नहीं है, पर मैं पहले अपनी बीवी को देखना चाहता हूँ। कहीं तुमने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया है? शैडो किंग ने कोल्ड स्माइल दी और कहा, अच्छा, तो तुम अपनी बीवी को देखना चाहते हो? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते ही शैडो किंग ने अपना हाथ हवा में हिलाया। उसके लोगों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही मिनट में एक प्रोजेक्टर और मशीनरी वहां आ गई और सामने प्रोजेक्टर लगा दिया गया। पार्थी स्क्रीन पर थी और उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। तभी शैडो किंग बोला, तुमने देख लिया ना, हमने तुम्हारी बीवी को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। प्रतीक जब पार्थी को देख रहा था तो उसने अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा था। वो शांत रहने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसका हाथ हल्का सा उठ गया, क्योंकि वो अपने दिल में उठ रहे गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे किसी को धमकाना जरा भी पसंद नहीं था, पर उसे कोई धमकाता था तो वो उसे छोड़ता नहीं था। शैडो किंग उसी की तरफ देख रहा था। उसने कहा, तो कैसा लगा प्रतीक? मैंने तुम्हें काफी टाइम दे दिया है। तुम्हें फाइट करके मरना है या फिर मेरी राय माननी है, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। प्रतीक कुछ देर तक चुप रहा। उसके मन में बहुत गुस्सा था, पर बाहर से वो शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मार्शल आर्ट्स स्कूल के उस सीक्रेट को हासिल करने के लिए कैपेबल हो या नहीं। प्रतीक ने जरा भी वक्त नहीं गवाया और सीधे शैडो किंग पर अटैक कर दिया। शैडो किंग ने गहरी सांस ली। वो लड़ने के लिए तैयार था। वो जानता था कि प्रतीक को बातों में फंसाया नहीं जा सकता। शैडो किंग भी अपने मुकाबले के किसी आदमी के साथ फाइट करने के लिए एक्साइटेड था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर एक भयानक तूफान में बदल गया। वो प्रतीक की तरफ बढ़ा। दोनों एक दूसरे से टकराए। उनके टकराने से आसमान से बिजली गिरने जैसी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे भयानक बवंडर आ गया हो। जमीन से धूल उड़ने लगी। हर कोई दोनों की बिजली जैसी स्पीड वाली फिगर्स को हवा में देख सकता था, जो आगे पीछे घूम रही थी। सेकंड से भी कम टाइम के लिए वो जमीन पर आती थी और फिर अचानक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगती थी। शैडो किंग की स्पीड बहुत तेज थी। प्रतीक पहली बार खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। शैडो किंग उस पर अटैक करने में सफल हो रहा था, जिससे प्रतीक को कभी कभी चोट लग जाती थी। अगर प्रतीक एक आम इंसान होता तो शायद वो अब तक राख बन चुका होता। उन दोनों के बीच इस तरह की फाइट हो रही थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनकी भयानक फाइट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि 100 मीटर के दायरे में जमीन में जगह जगह गड्ढे बन गए थे। प्रतीक ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया, जबकि आमतौर पर वो अपनी थोड़ी सी पावर से ही हर किसी को हरा देता था। शैडो किंग के सामने उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरी बात ये थी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में था, जिसकी वजह से वो थोड़ा कमजोर था। पर दोनों इस तरह से लड़ रहे थे कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि कौन ज्यादा ताकतवर था। बस इतना था कि उनकी इस फाइट ने बाकी लोगों को 100 मीटर के दायरे से दूर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी पावर्स के एक झटके से उनकी जान भी जा सकती थी। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा जैसे वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था। अभी तक जो गड्ढे छोटे छोटे थे वो अचानक बड़े गड्ढे बन गए। हवा में धूल ही धूल थी। अमित, जो बुरी तरह से घायल था और जिसे गार्ड्स ने सहारा देकर पकड़ा था, वो ये नजारा देखकर दंग था। वो बड़बड़ाया, इन दोनों की ताकत तो मेरी कल्पना से भी ऊपर है। मैं इस प्रतीक का सामना कैसे कर सकता था? अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है, अभी न जाने ये दोनों क्या करेंगे। अगर शुरुआत इतनी खतरनाक है तो निर्णायक मुकाबला कैसा होगा? वहाँ पर खड़ी मीनाक्षी ठकराल के मुंह से निकला,
ये तो कोई सुपरनैचुरल फाइट लग रही है। वो एक आम इंसान थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस दुनिया में इतने पावरफुल लोग भी थे। एक हार्ड मास से बना हुआ आदमी इतना भयंकर और विनाशकारी पावर्स वाला कैसे हो सकता था। मीनाक्षी ने एक्साइटेड होकर अमित से पूछा, ये किस तरह की फाइट है? अमित ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, आप नहीं समझेंगी, ये अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक फाइट मानी जाती है। बस आप ये समझ लीजिए कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इस फाइट को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। अमित की बात सुनकर मीनाक्षी ने कंफ्यूज्ड वे में अमित की तरफ देखा, फिर बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये किस तरह की रिस्पेक्ट है? क्या तुम इस तरह की फाइट कर सकते हो? अमित ने प्रतीक और शैडो किंग की बिजली की तरह चमकती परछाइयों की तरफ देखा और गहरी आवाज में बोला, इस तरह की फाइट? मैं अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। इन दोनों की फिगर्स तो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो फिर फाइट की तो बात ही क्या है। मेरी तो आंखें भी इतनी पावरफुल नहीं है कि मैं इन दोनों को साफ साफ देख पाऊं। मीनाक्षी ने टेढ़ी नजर से अमित की तरफ देखा और फिर पूछने लगी, क्या शैडो किंग इस प्रतीक को हरा पाएंगे? अमित ने आह भरी और फिर बोला, वैसे मुझे नहीं लगता कि बॉस के लिए ये मुश्किल होगा, पर हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। रिजल्ट का पता तभी चल पाएगा। अमित ने ये बात शांति से कही, पर वो दिल ही दिल में घबराया हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि प्रतीक अपनी फुल पावर के साथ नहीं लड़ रहा था। फिर भी वो काफी ताकतवर नजर आ रहा था। अमित मन ही मन सोचने लगा, क्या बॉस प्रतीक को हरा पाएंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो? मीनाक्षी ने फिर से अमित से सवाल किया, तुमने तो कहा था कि प्रतीक ऐसी स्टेज में है जहाँ पर वो ज्यादा देर फाइट में टिक नहीं पाएगा। अमित ने मीनाक्षी को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैडम आप चिंता मत करिए, अभी आप देखना, हमारे बॉस इसे मार डालेंगे। मीनाक्षी ने तुरंत कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि इतना लड़ने की जरूरत क्या है। अगर तुम लोग पार्थी का इस्तेमाल करते तो प्रतीक अब तक सरेंडर कर चुका होता और जो भी तुम्हें चाहिए वो मिल चुका होता। असल में वो प्रतीक को जानती थी और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। साथ ही मीनाक्षी को डर था कि कहीं अगर उसने शैडो किंग के साथ कोऑपरेट किया तो फिर उसके लिए ये ठीक नहीं होगा। अमित ने घूरकर मीनाक्षी की तरफ देखा। मीनाक्षी फिर बोली, इस प्रतीक को तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसे मार डालो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अमित ने मीनाक्षी को टोकते हुए कहा, मैडम आप मेरे बॉस के फैसले पर सवाल कर रही हैं क्या? हमें वो करना होगा जो हमारे बॉस कहेंगे। तभी अचानक उस घर में बिजली चली गई जहाँ पर पार्थी को बंधक बनाकर रखा गया था। अचानक वहाँ से दर्दनाक चीखें आने लगी। अमित शॉक्ड था। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने शरीर में आई चोटों को नजरअंदाज किया और उस घर की तरफ भागा। तभी कुछ गार्ड्स के चिल्लाने की आवाज आई। उनमें से कोई कह रहा था, टीम लीडर, कोई एक्सपर्ट आया, पार्थी को बचाने की कोशिश। वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। उससे पहले ही वो बेहोश हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई खतरनाक गेम खेला था। मीनाक्षी एकदम चौंक गई। उसके मन में पहला ख्याल ये आया, क्या प्रतीक ने कोई चाल चली है? मीनाक्षी बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने गार्ड्स को डांटते हुए कहा, तुम लोग क्या कर रहे थे? बाहर से अंदर कोई आदमी कैसे आ गया? उन लोगों ने प्रतीक से निपटने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, पर फिर भी कोई घर के अंदर घुस आया। इसी बात से मीनाक्षी का माथा ठनका। वो सोचने लगी, इसका मतलब ये प्रतीक की सोची समझी चाल थी। उसने पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी। उसका मकसद शैडो किंग को बाहर बुलाने और उसे रोक कर रखने का था। उसने अपनी बीवी को बचाने के लिए किसी की हेल्प ली। तभी शैडो किंग के गार्ड ने घबराते हुए कहा, ठकराल मैडम, हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ कोई एक्सपर्ट छिपा हुआ होगा। शैडो किंग ने अपने स्लिट गार्ड्स भेजे थे ताकि वो ये पता कर सके कि प्रतीक के पास कोई सीक्रेट एक्सपर्ट तो नहीं है। सब ये जानते थे कि प्रतीक के पास कोई भी सीक्रेट एक्सपर्ट नहीं है। हालांकि उसके गार्ड्स काफी पावरफुल हैं, पर एंशिएंट मार्शल आर्ट को जानने वाला कोई नहीं था। फिर अचानक ये एक्सपर्ट कहाँ से आ गया? मीनाक्षी बहुत गुस्से में थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम सब लोग बेकार हो। इतनी निगरानी के बावजूद भी तुम लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि प्रतीक किसी को साथ लेकर आया था। अब तुम लोग इसकी जिम्मेदारी लोगे।
बाहर मैदान में प्रतीक और शैडो किंग की एक खतरनाक फाइट चल रही थी। शैडो किंग के पास पार्थी का बंधक के रूप में होना एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट था। अगर वो बच निकलती है तो फिर शैडो किंग साइकोलॉजिकली हार जाएगा। मीनाक्षी ने अमित की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और उन गार्ड्स की हेल्प करो। अगर किसी ने पार्थी को बचा लिया तो तुम लोग भी मरने के लिए तैयार रहना। अमित घायल था, पर इस टाइम उसे अपनी चोटों की परवाह नहीं थी। वो जल्दी से भागकर अंदर गया, पर वहाँ का नजारा देखकर सब दंग रह गए। ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स जमीन पर अधमरे पड़े थे। सबके शरीर पर चोटों के निशान थे और खून बह रहा था। वो बुरी तरह से छटपटा रहे थे। अमित जल्दी से उस तरफ गया जहाँ पार्थी को होस्टेज बनाकर रखा हुआ था। अमित ने लात मारकर दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अंदर झांका तो देखा कमरे में कोई नहीं था, बस 2-3 गार्ड्स खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। अमित भीतर ही भीतर डर से कांप गया और सोचने लगा, पार्थी को यहाँ बंद करके रखा गया था, फिर वो अचानक कहाँ गायब हो गई? तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी जिसमें एक बड़ा सा छेद था। उसे देखते ही वो समझ गया कि कोई पार्थी को वहाँ से भगाकर ले जा चुका था। अमित जैसे सांस लेना ही भूल गया। वो दीवार के उस बड़े से छेद को घूर कर देखने लगा। उसके एक्सप्रेशन गुस्से और हैरानी वाले थे। वो गुस्से में बड़बड़ाया, सारे के सारे बेकार हैं। अमित का खून खौल रहा था। उसने जमीन पर पड़े एक गार्ड को कंधों से पकड़ा और झंझोड़ते हुए गुस्से में बोला, कौन था वो? पार्थी को किसने बचाया? गार्ड ने किसी तरह मुंह खोला और हकलाते हुए बोला, टीम लीडर, वो एक बूढ़ा आदमी था, पर बहुत खतरनाक। हम उसे रोक नहीं पाए। बहुत खतरनाक? अमित के चेहरे पर उदासी और डर वाले भाव थे। तभी दूसरे गार्ड ने घबराते हुए कहा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ कोई एंशिएंट मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट आ जाएगा। उसने एक ही मुक्के से दीवार तोड़ दी थी और पार्थी को लेकर वो भाग गया। अमित को उस गार्ड की बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने उसकी गर्दन ही मरोड़ दी। फिर गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारे जैसे को जीने का कोई अधिकार नहीं है। कमरे में एक तेज चीख गूंजी। अपने साथी का इतना दर्दनाक अंत देखकर बाकी गार्ड्स डर गए। अमित उनकी तरफ देखकर फिर चिल्लाया, तुम लोग जल्दी बाहर जाओ और उसे पकड़ो। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर वो जिंदा बच गया तो तुम सब मारे जाओगे। अमित ने खुद भी हवा में छलांग लगाई और पार्थी को ढूंढने के लिए उसके पीछे भागा। घायल होने की वजह से वो अपनी पावर्स का 50% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पर उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो सीधा पहाड़ी रास्ते की तरफ गया। इधर गिरीश पराशर पार्थी को अपनी गोद में उठाए तेजी से भाग रहा था। पार्थी बेहोशी की हालत में थी। वो जल्दी से उस जगह पहुंचना चाहता था जहां पर हैरी की कार उनका इंतजार कर रही थी। तभी पार्थी को होश आया और उसने हैरानी से गिरीश की तरफ देखा। वो घबरा रही थी। उसने घबराते हुए ही पूछा, तुम कौन हो? गिरीश ने सीरियसली कहा, मिसेस ओबेरॉय, ज्यादा सवाल मत करिए। बस इतना समझ लीजिए, मैं मिस्टर प्रतीक ओबेरॉय का सबॉर्डिनेट हूँ और आपको बचाने के लिए आया हूँ। अभी आप पूरी तरह से सेफ नहीं हैं। पार्थी ने हैरत के साथ गिरीश की तरफ देखा और बोली, प्रतीक का सबॉर्डिनेट? तो फिर प्रतीक कहाँ है? गिरीश ने जवाब दिया, वो उस आदमी से फाइट कर रहे हैं जिसने आपको किडनैप किया था। उन्होंने उसे रोका, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आ सका। अचानक गिरीश के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। कुछ देर पहले ही उसने वो मंजर देखा था जहाँ शैडो किंग और प्रतीक के बीच लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई गिरीश की सोच से भी परे थी। उसने आज तक इतनी भयानक फाइट नहीं देखी थी। पार्थी को प्रतीक की चिंता होने लगी। प्रतीक अभी भी फाइट कर रहा है क्या? कहीं वो खतरे में तो नहीं है? और वो आदमी कौन है जिसके साथ प्रतीक लड़ रहा है? पार्थी ने एक साथ कई सवाल पूछ लिए। तभी पार्थी को मीनाक्षी का वो क्रूएल बिहेवियर याद आया जिसे सोचकर भी वो डर गई। तभी गिरीश थोड़ा झिझकते हुए बोला, मिसेस ओबेरॉय, बॉस को कोई खतरा तो नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट को अकेले रोका है, तो मुझे लगता है कि उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह से फाइट करनी है। बॉस ने मुझे बस इतना कहा था
कि आपको सुरक्षित पहाड़ के नीचे तक लेके जाना है ताकि आप वापस सेफ्टी मुंबई जा सको। ये सुनते ही पार्थी भड़क उठी। उसने कहा, नहीं, मुझे मुंबई नहीं जाना, ये नहीं हो सकता। मैं प्रतीक के साथ जाना चाहती हूँ। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुमने अभी कहा था कि तुम उसके सबऑर्डिनेट हो, तो तुम वापस जाओ और प्रतीक की हेल्प करो। मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। पार्थी की ऐसी बात सुनकर गिरीश दुविधा में पड़ गया। उसने झिझकते हुए कहा, मैडम, अगर मैं बॉस की मदद करने चला भी जाऊं तो भी मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने आपको बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया है। प्लीज उनके इस एफर्ट को जाया मत होने दीजिए। गिरीश बहुत अच्छे से जानता था कि प्रतीक जब फाइट करता था तो वो किसी से भी हेल्प नहीं लेता था, पर पार्थी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मेरे लिए प्रतीक को छोड़कर जाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो सेफ नहीं है तो फिर मेरे होने का मतलब ही क्या है? नहीं, मुझे प्रतीक के पास जाना है। अगर मुझे प्रतीक के बिना जिंदा रहना पड़े तो मुझे मंजूर नहीं है। पार्थी की बात सुनकर गिरीश एकदम परेशान हो गया। गिरीश रुक गया। पार्थी को इस तरह दुखी करके वो नहीं जा सकता था। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके कानों में एक गहरी आवाज पड़ी। क्या तुम दोनों अभी भी जाने की सोच रहे हो? ये आवाज सुनते ही पार्थी और गिरीश घबरा गए, क्योंकि उनके सामने एक मुखौटा पहने लंबा और मजबूत आदमी खड़ा था। उसकी आंखें दिख रही थी जो एकदम लाल थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई राक्षस था। इसके अलावा उनके चारों तरफ काले कपड़े पहने कुछ और आकृतियां भी घूम रही थी। अमित बंगार और उसके साथी उन दोनों का पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे। पार्थी ने डरते हुए उन सब पर एक नजर डाली और उसके मुंह से निकला, ये क्या है? पार्थी अमित और उसके साथ आए गार्ड्स को देखकर बुरी तरह से डर गई थी, पर उसने तुरंत खुद को मजबूत बनाया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो कमजोर पड़ी तो इससे प्रतीक भी कमजोर पड़ जाएगा। तभी अमित ने हंसते हुए कहा, श्रीमती ओबेरॉय, आप कहाँ चली? हम आपके पति के दोस्त हैं। अभी आपके पति हमसे कुछ बात कर रहे हैं, इसलिए आपको रुकना होगा। अमित ने कहा और कोल्डली गिरीश की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे मार डालेगा। पार्थी ने अमित की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गिरीश की तरफ देखा। गिरीश ने पार्थी को हिम्मत देते हुए कहा, चिंता ना करें मैडम, मैं इन लोगों से निपट लूंगा। गिरीश ने पार्थी को हिम्मत देने की कोशिश की तो अमित और उसके गार्ड्स गिरीश की तरफ देखकर हंसने लगे। अमित हंसते हुए बोला, अबे बुढ़े, तू हमें रोकेगा? तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? मेरी आंख नाक के नीचे तू मनमानी करेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे मैटर में टांग अड़ाने की? गिरीश ने घूरते हुए अमित की तरफ देखा और बोला, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, एक महिला को किडनैप करने जैसा नीच काम कैसे कर सकते हो? अमित ने सरकास्टिक वे में कहा, तेरे बॉस से निपटने के लिए सही रास्ते पर चलना पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग बड़े काम करते हैं वो छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। तू सीधे मिसेज ओबेरॉय को हमारे हवाले कर और यहाँ से निकल। मैं मार्शल स्कूल से हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। मैं तुझे 30 सेकंड का टाइम दूंगा, यहाँ से निकल जा। गिरीश अमित की बातों से थोड़ा घबरा गया। वो जानता था कि मार्शल आर्ट स्कूल अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़ा दर्जा रखता था। वो 1000 साल से भी पुराना था और उसके स्टूडेंट एक अलग ही पावर रखते थे। पर गिरीश हैरान था कि इतनी अच्छी जगह से आने वाला ये आदमी एक महिला को किडनैप कैसे कर सकता था। मार्शल आर्ट स्कूल को लोग रिस्पेक्ट से देखते थे। गिरीश ने आराम से कहा, मैडम को छोड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम अगर मार्शल आर्ट स्कूल से हो तो जाहिर सी बात है कि तुम बहुत ताकतवर हो, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब तुम जानबूझकर मरना चाहते हो? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं शैडो किंग गार्ड्स का लीडर अमित बंगार हूँ। अंडरवर्ल्ड में किसी से भी मेरा नाम पूछ लेना और पूछना कि क्या मेरे जैसा कोई और है। इसलिए मैं कहता हूँ, अभी भी तेरे पास वक्त है, यहाँ से निकल जा। सच बात तो ये थी कि अमित जानता था
कि वो गिरीश का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उसे धमकाकर वहाँ से भगाना चाहता था। प्रतीक के साथ लड़ते हुए उसे बहुत चोट आई थी, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ गया था। वो जानता था कि अगर गिरीश ने उसके साथ फाइट की तो वो उसे हरा नहीं पाएगा। अमित सोचने लगा, बस एक बार ये यहाँ से चला जाए, बाद में जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं इसे भी देख लूंगा। गिरीश ध्यान से अमित की तरफ देख रहा था और उसकी धमकी भरी बातों को भी सुन रहा था। अंडरवर्ल्ड में अगर प्रतीक और शैडो किंग की फाइट की खबर फैली तो बहुत बड़ा कांड होगा। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि प्रतीक और शैडो किंग दोनों ही खुद को छुपा कर रखते थे। गिरीश ने गहरी आवाज में कहा, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसलिए मुझे बातें बनाकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझसे चाहे कुछ भी कहो, पर आज की रात मिसेस ओबेरॉय को कोई छू भी नहीं सकता। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों नहीं हो, पर ये सच है कि मेरे बॉस ने तुम्हें घायल किया है, इसलिए तुम्हारी पावर्स आधी भी नहीं है। क्या तुम इस हालत में मिसेस ओबेरॉय को यहाँ से ले जा सकते हो? गिरीश और अमित दोनों ही पावरफुल थे और समझदार थे। दोनों ही एक दूसरे को बातों में उलझा रहे थे और मन ही मन प्लान कर रहे थे। अमित ने अकड़ दिखाते हुए कहा, क्या हुआ अगर मैं घायल हूँ? पर मुझे पता है कि तुम जानते हो मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं घायल होकर भी तुम्हें हरा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। तुम मुझे रास्ता बताओगे? तुमने मेरे बॉस की बीवी को किडनैप किया, अब तुम मुझे रास्ता दिखाओगे? तुम सब मरना चाहते हो क्या? पहले तो मेरे बॉस तुम्हारे बॉस से निपट लेंगे, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? गिरीश की बात सुनते ही अमित ने गिरीश का मजाक उड़ाते हुए कहा, लो सुन लो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा बॉस हमारे बॉस को हरा देगा? बेवकूफ हो क्या? और अगर वो हमारे बॉस को हरा भी देता है तो तुम्हें क्या लगता है पूरे मार्शल आर्ट स्कूल की टीम को हरा देगा? इस दुनिया में क्या कोई है जो मार्शल आर्ट्स स्कूल की टीम से मुकाबला कर सकता है? अमित बंगार गिरीश पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर ये कोई और टाइम होता तो शायद गिरीश अमित की बातों से डर भी जाता, पर अभी सिचुएशन वो नहीं थी। वो मर सकता था, पर वो पार्थी को उन्हें नहीं सौंप सकता था। गिरीश ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे वो मर जाए, पर वो पार्थी को उनके हवाले नहीं करेगा। उसे दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास भी था कि प्रतीक को कोई हरा नहीं सकता। उसने कहा, देखिए आप कोई भी हो, अगर आप मिसेस ओबेरॉय को ले जाना चाहते हैं तो आपको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। मुझे लगता है कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो आप लोगों की मौत निश्चित है। गिरीश की बातें सुनकर अमित को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में उसके माथे की नसें भी दिख रही थी। उसने गुस्से में अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, इस बुढ़े को मार डालो, इसकी हड्डियां भी नहीं बचनी चाहिए। चिल्लाते हुए अमित गिरीश पर झपटा। उसके साथ बाकी गार्ड्स ने भी एक साथ गिरीश पर अटैक किया। देखते ही देखते एक बार फिर जंगल में भयानक आवाजें आने लगी। कुछ देर लड़ाई के बाद अमित बंगार बुरी तरह से लड़खड़ा गया और बोला, तू बूढ़ा है पर तेरे अंदर गजब का हुनर है। कहते हुए अमित को गिरीश से नफरत हो रही थी। वो फिर चिल्लाया, मैं देखना चाहता हूँ कि तू इस औरत को कितनी देर तक बचा सकता है। एक बार फिर अमित ने हिम्मत जुटाई और अपने गार्ड्स को कुछ खाने वाली गोलियां निकाल कर दी। ये दर्द और ताकत की दवाई थी, जिसकी वजह से वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। गोलियां खाने के बाद वो फिर भेड़ियों की तरह गिरीश पर टूट पड़े। ये देखकर उसके पीछे खड़ी पार्थी बुरी तरह से डर गई। पार्थी को डरता देख गिरीश ने कहा, मैडम आप मत डरिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ प्रतीक और शैडो किंग के बीच लड़ाई और भी भयानक होती जा रही थी। अचानक दोनों शांत हो गए, एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर खड़े थे और एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। शैडो किंग ने कहा, प्रतीक तुम्हारी प्लानिंग बहुत अच्छी है, पर तुम्हें क्या लगता है आज रात तुम अपनी बीवी को बचा लोगे तो मैटर सॉर्ट हो जाएगा? अगर तुम मुझे वो सीक्रेट नहीं बताते हो तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। अभी तक तो सिर्फ मैं हूँ जो इस बारे में जानता हूँ। अगर अंडरवर्ल्ड में ये खबर फैल गई तो तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। शैडो किंग ने कहा और प्रतीक की तरफ देखा। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम घबरा रहे हो ना?
मेरी बीवी को किडनैप करके तुमने मुझे धमकी दी। इससे साफ पता चलता है कि तुम मुझसे फाइट करने में कॉन्फिडेंट नहीं थे। हा, तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाए? ये सच है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, पर मुझे मार्शल आर्ट्स स्कूल का सीक्रेट चाहिए। इसके लिए तुम्हारी बीवी को किडनैप करना जरूरी था। पर कोई बात नहीं, अब मुझे तुम्हें पकड़ना होगा और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। शैडो किंग ने ये कह तो दिया, पर वो कुछ डाउटफुल था। वो मन में ही सोचने लगा, क्या सच में प्रतीक अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में है? मुझे तो लगा था कि ये मेरे साथ तभी फाइट कर पाएगा जब वो अपने पीक पर होगा। तभी प्रतीक की आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या तुम मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हो? तुमने पूरा हिसाब लगा लिया, पर तुम मेरी ताकत का हिसाब नहीं लगा पाए और लगा भी नहीं पाओगे। तुम्हें लगता है कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हूँ, पर क्या तुम्हें ये पता है कि इस पीरियड में मेरी फाइट पावर्स का लेवल क्या है? सच बात तो ये थी कि प्रतीक की ताकत का अंदाजा इस दुनिया में कोई भी नहीं लगा सकता था। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में भी उसकी पावर का लेवल दुनिया में किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में बहुत ज्यादा था। तभी शैडो किंग ने कहा, देखो प्रतीक, तुम मुझे उकसाओ मत। अगर तुमने मुझे उकसाया तो मैं कुशवाहा को तुम्हारी एग्जिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिर तुम सोचो कि अंडरवर्ल्ड के कितने लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम वो सीक्रेट मुझे सौंप दो और मेरे साथ कोऑपरेट करो। तुम्हारे पास यही एक विकल्प है। कहते हुए शैडो किंग प्रतीक की तरफ घूर रहा था और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। प्रतीक ने सरकास्टिक वे में कहा, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, पर तुम चिंता मत करो, मैं आज रात ही तुम्हें मार डालूंगा और सब ठीक हो जाएगा। शैडो किंग ने जोर जोर से हंसते हुए प्रतीक को देखा और फिर कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझे मार डालोगे? मुझे छूने भर की औकात भी नहीं है तुम्हारी और चले हो धमकी देने। तुम खुद को समझते क्या हो? प्रतीक ने एक गहरी सांस ली। वो केवल पार्थी की वजह से सुखटाल माउंटेन्स पर आया था। अब वो खतरे से बाहर थी। तब जाकर प्रतीक ने शैडो किंग पर ध्यान दिया। उसके हिसाब से इस वक्त शैडो किंग यानी नरसिम्हा का खेल खत्म करना ही एक बेहतर आइडिया था, ताकि फ्यूचर में आने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। जिस तरह नरसिम्हा के लिए प्रतीक बहुत बड़ा खतरा था और उसने प्रतीक की कमजोरी को ढूंढ कर रखा हुआ था, वैसा ही कुछ हाल प्रतीक का भी था। उसके लिए भी ये अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने का एक रेयर चांस था। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, माना कि इस वक्त मैं ऐसे स्टेज पर हूँ जहाँ मेरी ताकत थोड़ी कमजोर पड़ चुकी है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें खत्म करने की काबिलियत नहीं रखता। नरसिम्हा ने प्रतीक को घूर कर देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मोमेंट पर भी वो इतना चिल कैसे हो सकता था, पर उसके कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जिनके बारे में नरसिम्हा को कोई आइडिया नहीं था। ऐसा भी हो सकता था कि प्रतीक नरसिम्हा को डराने के लिए कॉन्फिडेंट होने का नाटक कर रहा हो। यही सोचकर नरसिम्हा ने प्रतीक को चैलेंज करते हुए कहा, अगर तुम्हें खुद पर इतना ही भरोसा है तो आ जाओ मैदान में। इस मुकाबले के बाद ये साबित हो ही जाएगा कि किसमें कितना दम है। प्रतीक ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अचानक वो कहीं गायब हो गया और पूरी पहाड़ी नरसिम्हा की चीख से गूंज उठी, क्योंकि प्रतीक ने उस पर इतनी जोर से वार किया कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाया। जमीन पर पड़े हुए नरसिम्हा को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े से पहाड़ के नीचे दब गया हो। उसे यकीन नहीं हुआ कि प्रतीक के एक वार ने उसका ये हाल कर दिया था, पर वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। इसलिए वो एक झटके से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और प्रतीक को गुस्से से घूरने लगा। वो बोला, अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे लिए तुम्हारा एक ही वार काफी है तो फिर तुम गलत हो। ये तुम्हारा वार था, अब मेरी बारी है। देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहते ही वो प्रतीक पर टूट पड़ा। दोनों लोगों में अब बराबरी का मुकाबला चल रहा था। भले ही प्रतीक इस वक्त कमजोर था और नरसिम्हा उससे ज्यादा एक्सपीरियंस था, मगर इसके बावजूद प्रतीक ने उसे कांटे की टक्कर दी। उसने नरसिम्हा को खुद पर हावी नहीं होने दिया
और पूरी ताकत के साथ नरसिम्हा के हर वार का जवाब दिया। ये बैटल काफी देर चला, मगर कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। नरसिम्हा अब थकने लगा था, मगर वो प्रतीक को इसकी भनक नहीं लगने दे सकता था। इसलिए उसने प्रतीक को धमकी देने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, मगर तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि तुमने उस मौके को गवा दिया। अभी भी अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो फिर जिंदगी भर के दर्द और टॉर्चर के लिए अपने शरीर को तैयार रखना। प्रतीक 2 पल के लिए इस बात से डिस्ट्रैक्ट हुआ और इसी का फायदा उठाकर नरसिम्हा ने उस पर इतनी जोर से वार किया कि प्रतीक खून से लथपथ हो गया। उसके पूरे शरीर में बहुत भयानक दर्द हो रहा था, मगर उसने नरसिम्हा को नहीं छोड़ा। प्रतीक ने उसका गला कसकर पकड़ लिया और देखते ही देखते उसे जमीन पर पटक डाला। एक बार फिर से एक भयानक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये सब इतना ज्यादा इंटेंस था कि पूरी पहाड़ियाँ कांप उठी। फाइनली प्रतीक ने नरसिम्हा को पहाड़ी की दूसरी छोर पर पटक डाला और खुद गहरी सांसें लेता हुआ एक जगह पर खड़ा हो गया। नरसिम्हा जमीन पर लेटकर बुरी तरह हाफ रहा था। अब उसके अंदर कोई ताकत नहीं बची थी। उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर की चमड़ी छिल गई थी और कहीं कहीं हड्डियां टूटने का एहसास भी हो रहा था। अब जाकर उसकी निगाहों में खौफ देखा जा सकता था, प्रतीक के हाथों अपनी जान गंवाने का खौफ। वैसे प्रतीक की हालत भी कुछ कम बुरी नहीं थी। भले ही वो अपने पैरों पर खड़ा था और उसकी हड्डियां नहीं टूटी थीं, मगर अब उसे कमजोरी का एहसास होने लगा था। वो सिर से पैर तक खून से लथपथ था और बुरी तरह हाफ भी रहा था। पहले से ही प्रतीक की बॉडी कमजोर थी और अब उसने अपनी बची कुची ताकत भी नरसिम्हा से लड़ने में लगा दी। इसलिए अब उसे फील हो रहा था कि वो किसी भी पल कोमा में चला जाएगा। नरसिम्हा ने भी ये सब ऑब्जर्व किया, इसलिए उसने प्रतीक से सवाल किया, क्या तुम केवल मुझसे निपटने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाना चाहते हो? तुम्हारी ये भारी सांसें बता रही हैं कि अब तुम ज्यादा देर अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाओगे। प्रतीक ने एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम हार चुके हो। ये सुनकर नरसिम्हा जोर से हंसा और बोला, मैं नहीं बल्कि तुम हार गए हो रुद्र। तुम्हारे अंदर अब ताकत नहीं बची है और मुझे पूरा यकीन है कि अब तुम ठीक से हिलने डुलने के भी काबिल नहीं हो। जहाँ तक मेरी बात है तो एक बार मैं अगर अपनी सांसों को काबू में कर लूंगा तो फिर मैं तुम्हें भी अपने कब्जे में कर लूंगा। इस वक्त नरसिम्हा के एक्सप्रेशंस ऐसे थे मानो उसने कोई बहुत बड़ा खजाना पा लिया हो, और ये एक तरह से खजाना ही था क्योंकि प्रतीक अपनी सांसों को काबू में नहीं कर पा रहा था और वो किसी भी पल बेहोश हो सकता था। नरसिम्हा को बस 2 मिनट चाहिए थे, उसके बाद वो सब चीजें उसकी हो जाती जिनकी उसे बरसों से चाह थी। प्रतीक पर नरसिम्हा की बातों का ज्यादा असर नहीं हुआ। उसने पहले तो अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दिया और अगले ही पल वो कूदकर नरसिम्हा के सीने पर जा बैठा। उसने नरसिम्हा को इतनी जोर से स्ट्राइक किया कि उसकी सांसें उखड़ने लगी। वो हैरान था और प्रतीक को खौफ भरी निगाहों से देख रहा था। कुछ देर पहले तो वो अपनी जीत के सपने देख रहा था, मगर अब उसे प्रतीक के रूप में अपनी मौत नजर आ रही थी। प्रतीक और नरसिम्हा का ये आखिरी बैटल था जहां दोनों में से एक की मौत होना तय था। नरसिम्हा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और प्रतीक का सामना करने की कोशिश की, मगर प्रतीक की फुर्ती और ट्रिक्स के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। अचानक उसे हद से ज्यादा गर्मी का एहसास होने लगा। सुखताल माउंटेन्स काले रंग के धुएं से भर गए थे और कुछ देर बाद जब वो धुआं छट गया तब पहाड़ों पर केवल प्रतीक नजर आया, क्योंकि नरसिम्हा तो राख बनकर जमीन पर पड़ा हुआ था। प्रतीक धम से जमीन पर बैठ गया। उसे खून की उल्टियां होने लगी और अब वो सचमुच हिलने डुलने की हालत में नहीं था। पर अब उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि नरसिम्हा का खेल खत्म हो चुका था। फाइनली प्रतीक ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार डाला था। पहाड़ों के नीचे बनी सड़क पर ब्लैक हॉक के सारे मेंबर्स घायल होकर जमीन पर पड़े थे। बस अमित और गिरीश ही थे जिनकी लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई थी। वो दोनों अभी भी अपनी हाथापाई में व्यस्त थे, मगर ऊपर पहाड़ियों पर जो धमाका हुआ था उसके बाद वो दोनों भी रुक गए थे।
अमित को लगा कि उसका बॉस जीत गया होगा, इसलिए उसने गिरीश को चिढ़ाते हुए कहा, तुमने वो आवाज सुनी? उसका मतलब समझते हो तुम? गिरीश ने हंसते हुए कहा, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि शैडो किंग मारा गया है। अमित ने नाम सिर हिलाया और कहा, नहीं, इसका मतलब ये है कि किंग ने तुम्हारे सो कॉल्ड बॉस को जिंदा पकड़ लिया है। अब वो पकड़ा गया है तो तुम्हें भी हार मानकर मेरी गुलामी करनी होगी। गिरीश ने कंधे उचका दिए और फिर पूछा, तुम ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? तुम्हारा सो कॉल्ड शैडो किंग क्यों नहीं हार सकता? अमित ने घमंड भरे लहजे में कहा, क्योंकि वो रुद्र ओबेरॉय किंग के सामने कभी टिक नहीं सकता। वो एक कमजोर इंसान है, इसलिए उसकी हार पहले से ही तय थी। एक्सप्लोजन इस बात का सबूत है कि किंग जीत गए हैं। भले ही अमित को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ थी, भले ही उसे बैटल का आउटपुट नहीं मालूम था, मगर यहाँ पर एटीट्यूड दिखाना बेहद जरूरी था, क्योंकि अमित ज्यादा देर गिरीश के सामने नहीं टिक सकता था। प्रतीक हारा या नहीं इसका तो पता नहीं, मगर गिरीश के हाथों अमित की मौत जरूर हो सकती थी। गिरीश ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसे पूरा यकीन था कि प्रतीक की हार नहीं हुई होगी। पर अमित चुप बैठने के मूड में नहीं था। उसने गिरीश को धमकाते हुए कहा, चुपचाप अपनी हार मानो और पार्थी को मेरे हवाले करो। अगर तुम उसे मुझे सौंप दोगे तो हो सकता है कि किंग तुम्हें माफ करके यहाँ से जिंदा लौटने दे, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया जाएगा। तभी पीछे से प्रतीक की आवाज गूंजी, रियली? अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत बची हुई है कि तुम मेरी बीवी को किडनैप करने के बारे में सोच रहे हो? अमित ने हैरानी से मुड़कर पीछे देखा। खून में लथपथ प्रतीक पहाड़ी से नीचे उतरते हुए उसी की ओर चला आ रहा था। इस वक्त भले ही वो काफी कमजोर लग रहा था, मगर सेम टाइम पर वो इतना खतरनाक दिख रहा था कि अमित के पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। अगर प्रतीक बेफिक्री से पहाड़ी के नीचे उतर आया था तो फिर इसका मतलब साफ था कि नरसिम्हा या तो उससे हार गया था या फिर वो मारा गया था। मगर ये कैसे मुमकिन था? नरसिम्हा उम्र में प्रतीक से ज्यादा बड़ा था और उसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी था। इसके बावजूद वो अपने से बहुत कम उम्र के लड़के से हार गया, वो भी तब जब प्रतीक सबसे कमजोर हालत में था। प्रतीक ने अमित को ज्यादा कुछ सोचने का वक्त नहीं दिया और उसके पेट पर इतनी जोर से लात मारी कि वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। प्रतीक धीमे कदमों से अमित की ओर बढ़ा और उसके सीने पर बड़ी मजबूती से अपना पांव रख दिया। अब उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। अमित दर्द के मारे चीखता रहा, मगर प्रतीक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमने मेरी बीवी को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तभी पार्थी दौड़ती हुई प्रतीक के पास पहुंची और उसने प्रतीक को पीछे से हक कर लिया। सबसे पहले उसने प्रतीक से यही सवाल किया कि वो ठीक है या नहीं। प्रतीक ने एक नजर अमित पर डाली, जिसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी थी। फिर प्रतीक ने मुड़कर पार्थी को हक कर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ और तुम्हें सही सलामत देकर मैं पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। पार्थी ने एक ठंडी आह भरी और प्रतीक के गालों को सहलाया, जो अभी भी खून से लथपथ थे। पार्थी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो इस वक्त बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर तभी उसे प्रतीक की आंखें धीरे धीरे बंद होती नजर आईं और पार्थी उसे संभाल पाती इससे पहले ही वो बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। पार्थी ने जल्दी से उसका चेहरा थपथपाया और उसे जगाने की कोशिश की, मगर प्रतीक की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसे इस तरह देखकर पार्थी की सांसें अटक गईं। उसने पैनिक करते हुए गिरीश की ओर देखा और पूछा, प्रतीक को क्या हुआ? वो उठ क्यों नहीं रहा है? गिरीश खुद प्रतीक को इस हाल में देखकर कंफ्यूज था, इसलिए उसने आगे आकर प्रतीक को एग्जामिन किया और फिर पार्थी से कहा, बैटल काफी इंटेंस था, जिस वजह से मिस्टर ओबेरॉय को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी काफी चोटें आई हैं और उनका एनर्जी लेवल भी डाउन हो चुका है। इसलिए ये बॉडी का खुद से रिकवर होने का तरीका है।
चिंता मत करिए, मेडिकल अटेंशन और थोड़े से आराम के बाद मिस्टर ओबेरॉय होश में आ जाएंगे। ये जानकर पार्थी ने एक चैन की सांस ली और कहा, तो फिर आप जल्दी से राघव को बुलाइए, हमें प्रतीक को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। वैसे भी मुझे लगता है कि काफी ब्लड लॉस हुआ है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। गिरीश ने हाँ में सर हिलाया और फिर राघव को कॉल किया। प्रतीक ने पहले ही राघव और उसकी टीम को सुखटाल माउंटेन्स के आसपास रहने को कहा था, ताकि किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में वो लोग आगे आकर मदद कर सकें। गिरीश का कॉल रिसीव होने के 10 मिनट बाद ही राघव अपने आदमियों के साथ वहां आया और प्रतीक और पार्थी को अपने साथ ले गया, जबकि गिरीश पीछे रुककर नरसिम्हा के सारे आदमियों को खत्म कर रहा था। प्रतीक का ऑर्डर था कि एक भी आदमी जिंदा बचकर वापस न जा पाए, इसलिए गिरीश वही ऑर्डर फॉलो कर रहा था। उसके बाद गिरीश ने मीनाक्षी को भी पकड़ लिया, जो डर के मारे एक कोने में दुबक कर बैठी थी। मीनाक्षी ने अपनी आंखों से प्रतीक और नरसिम्हा का बैटल देखा था और प्रतीक की स्ट्रेंथ देखकर वो इतनी हैरान हुई कि नरसिम्हा के जलकर खाक होते ही वो भी बेहोश हो गई। जब नरसिम्हा जैसा आदमी उसके सामने नहीं टिक पाया, तो मीनाक्षी तो फिर भी एक मामूली सी औरत थी। उसे खत्म करना एक चींटी को मसलने जैसा था, पर फिलहाल गिरीश ने उसे जिंदा ही रहने दिया, क्योंकि वो चाहता था कि प्रतीक खुद मीनाक्षी से डील करे। इधर हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रतीक का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। उसकी बॉडी कई तरह के मेडिकल इक्विपमेंट से भरी पड़ी थी और डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर प्रतीक की ओर से एक भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। उसकी आंखें बंद थी और वो जरा भी हिलडुल नहीं रहा था। उसके कमरे के बाहर राघव और नरेंद्र एलीट गार्ड्स की फौज के साथ पहरा दे रहे थे। हर किसी को उसके होश में आने का इंतजार था, मगर अभी कोई गुड न्यूज नहीं मिली थी। पार्थी वहीं पास एक कोने में अपना सिर पकड़कर बैठी थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस वक्त केवल उसे प्रतीक की आवाज ही सुकून दे सकती थी, मगर ये सुकून उससे बहुत दूर जा चुका था, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे बताया था कि प्रतीक को बहुत गहरी और खतरनाक चोट आई थी और उसे कब होश आएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। नरसिम्हा का नामो निशान मिट चुका था। फिलहाल ये खबर कोई भी नहीं जानता था, इसलिए अचानक उसके और ब्लैक हॉक्स के गायब हो जाने से कुछ लोग अलर्ट हो गए। उनमें से एक राधेश भी था। इस वक्त वो अपने लिविंग रूम में बैठकर बड़े आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था कि तभी वहाँ अभिराज कुशवाहा का मैसेंजर एडवर्ड आ गया और बड़ी सीरियस टोन में कहा, हेलो मिस्टर राधेश, मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से शैडो किंग और ब्लैक हॉक्स के गायब होने के पीछे वंश का हाथ हो सकता है, क्योंकि शैडो किंग के गायब होते ही वंश भी कहीं चला गया है और ब्लैक हॉक्स का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मिस्टर कुशवाहा को लगता है कि शैडो किंग उन्हीं के साथ कहीं छिपकर बैठा है। अब उन तक ये भी खबर पहुंच चुकी है कि वो इस मैटर पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने आपसे इस चीज का जवाब मांगा है, इसलिए अब आप ही मुझे बताइए कि मैं मिस्टर कुशवाहा से क्या कहूँ। राधेश ने कंफ्यूज होकर एडवर्ड को देखा और पूछा, मगर नरसिम्हा कहीं गायब हुआ है तो इसका जवाब मैं क्यों दूं? मैंने थोड़ी ना उसे गायब किया है। एडवर्ड ने जवाब दिया, क्योंकि वंश आपकी कमांड पर काम करता है और अब वो उसी वक्त गायब हुआ है जब शैडो किंग पूरी ब्लैक हॉक टीम के साथ कहीं चला गया। वैसे भी हाल ही में इन लोगों ने क्या क्या किया वो पता चल पाना नामुमकिन सा हो गया है, इसलिए मिस्टर कुशवाहा का ध्यान यहाँ आ गया है और वो आपसे जवाब मांग रहे हैं। अब राधेश के माथे पर चिंता की कुछ लकीरें उभर आईं। मार्शल आर्ट्स स्कूल का स्वामी होने के नाते कुशवाहा को हर चीज की जानकारी होना जरूरी थी और ये जानकारी देने से राधेश इनकार नहीं कर सकता था, मगर जब उसे खुद ही नरसिम्हा और उसकी हरकतों का कोई आइडिया नहीं था तो फिर वो बेचारा क्या कहता। पर एडवर्ड की बातों ने राधेश को गहरी सोच में डाल दिया। वंश बहुत ही टैलेंटेड इंसान था, जिसे राधेश ने खुद से ट्रेनिंग दी थी। कम समय में ही वंश ने अपनी स्किल से सबको बहुत इम्प्रेस कर दिया था, इसलिए वो राधेश का बहुत खास आदमी बन चुका था। पर अभी एडवर्ड ने कहा कि नरसिम्हा और वंश के आपस में कुछ लिंक्स थे,
तो फिर राधेश इस बारे में कुछ क्यों नहीं जानता था? दरअसल राधेश और नरसिम्हा एक जैसी ही पावर और एम्पायर होल्ड करते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं दी। वो दोस्त नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर्स थे। ऐसे में वंश के नरसिम्हा से लिंक्स होना राधेश के मन में काफी सवाल पैदा कर रहा था। जब राधेश बड़ी देर तक चुप बैठा रहा, तब एडवर्ड ने फिर से कहा, मिस्टर राधेश, मुझे बताइए कि आपके और शैडो किंग के बीच किस वजह से टेंशन चल रही थी, और अगर आप दोनों के बीच कोई सीक्रेट है तो उसे भी उगल डालिए। मिस्टर कुशवाहा को सब कुछ पता होना जरूरी है, इसलिए शैडो किंग के गायब होने के बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कह दीजिए। राधेश ने सीरियस टोन में कहा, मैं हम दोनों के बीच का पर्सनल मैटर किसी को नहीं बता सकता, और मुझे सचमुच नहीं पता कि इन दिनों नरसिम्हा कहाँ था और क्या कर रहा था। तुम भी जानते हो कि मिस्टर कुशवाहा ने नरसिम्हा को इसलिए अपॉइंट किया था ताकि वो जयपुर में मार्शल आर्ट्स स्कूल को रिप्रेजेंट कर सके। अब वो अपना काम कैसे करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इस चीज का मुझे कोई अंदाजा नहीं है और मुझे जानने का शौक भी नहीं है। जिस तरह नरसिम्हा पूरे जयपुर के एरिया को डोमिनेट करता था, उसी तरह राधेश को भी एक पर्टिकुलर एरिया पे रूल करने का हक था। एक तरह से देखा जाए तो दोनों को बराबर ही स्ट्रेंथ और पावर्स मिली थी, पर जहाँ इंटरनल वॉर और पोजीशन की बात आती थी, वहाँ नरसिम्हा राधेश से थोड़ा सा आगे था। इस बात से राधेश नाखुश था, मगर उसे डर्टी ट्रिक्स पसंद नहीं थी, इसलिए उसने हमेशा से अपना पूरा ध्यान खुद को और अपने एम्पायर को बेहतर बनाने में लगाया और नरसिम्हा को इग्नोर ही किया। इसलिए उसके गायब होने की खबर से वो हैरान था, पर राधेश को नरसिम्हा पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी नरसिम्हा के अंदर पावर की भूख खत्म नहीं हुई थी और वो वंश का इस्तेमाल करके राधेश पर नजर रखवा रहा था। एडवर्ड ने सिर हिलाते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर राधेश, शैडो किंग जयपुर का लीडर है और मुझे लगता है कि एक वक्त में आपने भी उस पोजीशन को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था, मगर जब वो पोजीशन शैडो किंग को मिल गई तब आप बहुत नाखुश थे और आज भी वो कड़वाहट खत्म नहीं हुई है। राधेश ने चौंकते हुए एडवर्ड की ओर देखा और पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? एडवर्ड ने हंसते हुए कहा, अरे घबराइए मत मिस्टर राधेश, हमें आपके ऊपर कोई शक नहीं है। दरअसल मिस्टर कुशवाहा तो चाहते ही हैं कि अब जयपुर का लीडर आपको बना दिया जाए। बस आपको यही खबर सुनाने के लिए मैं यहाँ आया था। ये खबर सुनकर राधेश जितना हैरान हुआ उतना ही वो खुश भी था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी जा सकती थी, मगर अगले ही पल वो शक भरी निगाहों से एडवर्ड को देखने लगा। एडवर्ड को भी ये बात समझते देर नहीं लगी कि राधेश उसे ऐसे क्यों देख रहा था, इसलिए उसने तुरंत कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मिस्टर राधेश, ये सचमुच मिस्टर कुशवाहा का ऑर्डर है। दरअसल वो तो पहले से ही आपको जयपुर के लिए एक काबिल लीडर मानते थे। आपकी जगह शैडो किंग को लीडरशिप मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम ताकतवर हैं, बल्कि उस टाइम मिस्टर कुशवाहा ने शैडो किंग को एक ऐसा काम सौंपा था जिसे वही पूरा कर सकता था, क्योंकि वो आदमी हद से ज्यादा चालाक है। और फिर ये बात तो आप भी जानते हैं कि देहरादून के हेडक्वार्टर्स को मैनेज करना जयपुर से ज्यादा मुश्किल है, इसलिए आपको सब कुछ सौंपकर मिस्टर कुशवाहा बेफिक्र हो गए। इतना सब सुनने के बाद भी राधेश के एक्सप्रेशंस नहीं बदले, उल्टा वो और ज्यादा क्यूरियस हो गया। उसने सवाल किया, कैसा मिशन? एडवर्ड ने जवाब दिया, शैडो किंग को ज्ञानदेव वशिष्ठ के सक्सेसर को ढूंढ निकालने का और इन्वेस्टिगेट करने का काम सौंपा गया था, और उसे ये भी कहा था कि वो उस आदमी को जिंदा पकड़ कर लाए। बस यही खास मिशन था। आपने भी तो इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। अब राधेश को समझते देर नहीं लगी कि उसके बजाय नरसिम्हा को ये काम क्यों सौंपा गया।
दरअसल उसकी ज्ञानदेव से अच्छी खासी दोस्ती थी, क्योंकि कुछ साल पहले ज्ञानदेव ने राधेश पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। हालांकि राधेश ने वो एहसान चुका दिया था। उसके बाद ही वो कुशवाहा की टीम में आया था, मगर फिर भी कुशवाहा को उस पर शक था। इसलिए ही उसने प्रतीक को ढूंढने का काम राधेश को न सौंपकर नरसिम्हा को सौंपा। इस बारे में सोचकर राधेश ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, मिस्टर कुशवाहा से कहना कि उन्हें मुझ पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा और ज्ञानदेव वशिष्ठ का हिसाब किताब बहुत पहले ही बराबर हो चुका है। अब हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। एडवर्ड ने पूछा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ज्ञानदेव के सक्सेसर को ढूंढकर और उसे जिंदा पकड़कर मिस्टर कुशवाहा के सामने पेश करेंगे? राधेश ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल। वैसे मैंने ये काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, इसलिए मेरे हाथ कुछ क्लू लगे हैं। एडवर्ड ने सिर हिलाते हुए कहा, ये तो होना ही था। पिछली बार आपकी ही गैंग के 2 लोगों को इसी शहर में मार दिया गया था। उसके बाद से तो आपको अलर्ट ही रहना चाहिए था। खैर, आप बताइए कि उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ? आपको क्या क्या पता चला? राधेश ने जवाब दिया, सारे सबूत पटेल फैमिली के अंशुल पटेल की ओर इशारा करते हैं। अंशुल फीनिक्स गैंग का नया लीडर है, इसलिए वो ये सब करने की काबिलियत रखता है। मगर मैं ये बात दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि वंश को मैंने इन्वेस्टिगेशन का काम सौंपा था और मुझे लगता है कि वंश नरसिम्हा का जासूस है। इसलिए उसकी दी हुई किसी जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा करना बेवकूफी होगी। मैं ये नहीं कर सकता। ये बोलते हुए राधेश का तन बदन गुस्से से कांप उठा। नरसिम्हा उसे एक लंबे वक्त से बेवकूफ बना रहा था और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। वो खुद को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त था कि उसका ध्यान इस ओर कभी गया ही नहीं कि नरसिम्हा छिप छिप कर उसके नेटवर्क को करप्ट कर रहा था। एडवर्ड ने एक गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में बोला, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। शैडो किंग सेल्फिश है। दरअसल जिस काम के लिए मिस्टर कुशवाहा ने उसे जयपुर का लीडर बनाया था, उसे छोड़कर वो मार्शल आर्ट्स स्कूल के सीक्रेट को पाने का रास्ता ढूंढ रहा था, ताकि और ज्यादा ताकतवर बन सके। अभी वो इसी वजह से गायब है, क्योंकि वो मिस्टर कुशवाहा को धोखा दे रहा था और उसे पकड़े जाने का डर था। मार्शल आर्ट्स स्कूल से आपके कनेक्शन ज्यादा गहरे हैं और आप ही शैडो किंग को टक्कर दे सकते हैं, इसलिए ही उसने आपको जहर देने की कोशिश की थी। राधेश ने अपने दिमाग पर जोर डाला और गहरे सोच विचार के बाद बोला, अब आप लोगों को नरसिम्हा के इरादों का पता लग ही गया है और इस वक्त वो पूरी ब्लैक हॉक टीम के साथ गायब है। तो मेरे दिमाग में केवल 2 ही ख्याल आ रहे हैं, या तो उसने ज्ञानदेव के सक्सेसर को पकड़कर सुप्रीम सीक्रेट पा लिया है, तभी वो छिप कर बैठा है, या फिर वो मारा गया है। एडवर्ड ने हैरानी के साथ पूछा, क्या आप श्योर हैं कि ऐसा ही हुआ होगा? राधेश ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, वैसे इन 2 बातों पर भी गौर किया जाए तो मेरे अंदाजे से नरसिम्हा मर चुका होगा, क्योंकि मैंने ज्ञानदेव वशिष्ठ के साथ काफी वक्त बिताया है। वो बहुत ताकतवर थे और अगर उन्होंने किसी को अपना सक्सेसर बनाया है तो वो आदमी भी कुछ कम नहीं होगा। माना कि नरसिम्हा बहुत शातिर है और उसे डर्टी ट्रिक्स प्ले करना बड़े अच्छे से आता है, मगर मेरा तजुर्बा कहता है कि फिजिकल कॉम्बैट में वो ज्ञानदेव के मिस्टीरियस सक्सेसर के सामने कभी नहीं टिक सकता। इसलिए मेरे हिसाब से तो अभी तक वो मर चुका होगा। राधेश की बातों को गौर से सुनने के बाद एडवर्ड ने कहा, ये बात भी सही है। ठीक है, मैं मिस्टर कुशवाहा तक ये जानकारी पहुंचा दूंगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि शैडो किंग डर गया था। आपकी काबिलियत देखकर उसे भी डर था कि कहीं आप उस मिस्टीरियस सक्सेसर तक पहुंचकर सुप्रीम सीक्रेट ना पालें। इसलिए ही उसने वंश जैसे जासूस को आपकी टीम में शामिल किया। हो सकता है कि आपका और उस मिस्टीरियस सक्सेसर का आमना सामना हो चुका हो और आपने अभी तक उसे पहचाना ना हो। शायद जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं वो देहरादून में ही कहीं हो। राधेश ने इस बात से डिसएग्री करते हुए कहा, जरूरी तो नहीं। मेरा इंटेलिजेंस नेटवर्क
11 अलग स्टेट्स में फैला हुआ है। अब इतनी वाइड रेंज में कभी हमारा सामना हुआ होगा तो वो अलग बात है, पर हाँ, ये पॉसिबल है कि नरसिम्हा को इस बारे में कुछ पता चल गया हो और इससे पहले कि मैं उस आदमी की असली पहचान जान पाता, उसने अपनी चाल चल डाली। एडवर्ड ने कहा, ये पॉसिबल है। खैर, अब तो उस मिस्टीरियस आदमी को ढूंढना आपका ही काम है। क्या आपको किसी पर शक है? कौन हो सकता है वो मिस्टीरियस आदमी? राधेश ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शायद अंशुल पटेल ही वो इंसान हो। एडवर्ड ने नाम ऐसे हिलाकर कहा, नहीं, अंशुल पटेल तो फिनिक्स गैंग का लीडर है और उसका मास्टर कोई और है। वो ज्ञानदेव का सक्सेसर नहीं हो सकता। वैसे भी मैं उस आदमी को अच्छी तरह जानता हूँ। उसका ऑरा कहीं से भी मार्शल आर्ट स्कूल के सक्सेसर जैसा नहीं है। ऊपर से वो पटेल फैमिली का फ्यूचर पैट्रियार्क है, इसलिए मैं उसे ज्यादा जरूरी नहीं समझता। राधेश ने कंधे उचकाते हुए कहा, इस बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। ज्ञानदेव बहुत ही चालाक इंसान थे, वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी उनका एक नियम था कि फ्यूचर में वो जिस किसी को भी अपना सक्सेसर चुनेंगे उसे उसके बैकग्राउंड की वजह से एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। एडवर्ड को राधेश की बात एकदम ठीक लगी, इसलिए उसने पूछा, फिर तो हमें अंशुल पर ही नजर रखनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है? राधेश ने एडवर्ड को घूर कर देखा। वो जानता था कि एडवर्ड को काफी कुछ पता था, मगर वो राधेश का टेस्ट लेने के लिए बातों को घुमा फिरा रहा था। शायद एडवर्ड उससे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा था, मगर राधेश ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, पहेलियां मत बुझाओ एडवर्ड। मुझे मालूम है कि तुम्हें भी किसी पर शक है और वो आदमी अंशुल पटेल नहीं है, इसलिए तुम्हें जो कहना है खुलकर कहो। एडवर्ड मुस्कुराया। राधेश ने बिल्कुल सही गैस किया था, इसलिए एडवर्ड ने पहेलियां नहीं बुझाई और अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला जिसके अंदर एक कागज रखा हुआ था। उसने ये लिफाफा राधेश की ओर बढ़ाते हुए कहा, इनमें उन लोगों के नाम हैं जिन पर मुझे शक है। इन लोगों में से कोई एक आदमी ही ज्ञानदेव का मिस्टीरियस सक्सेसर है। राधेश ने वो लिफाफा एडवर्ड के हाथ से ले लिया और उसके अंदर रखे पन्ने पर मौजूद जानकारी पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने पूरा पढ़े बिना ही पूछा, इन लोगों में से सबसे ज्यादा शक तुम्हें किस आदमी पर है? एडवर्ड ने सपाट लहजे में कहा, प्रतीक शेखावत। राधेश ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन प्रतीक शेखावत? एडवर्ड ने जवाब दिया, वही जो देहरादून में रहता है। इस शहर में होने वाली हर एक घटना पर आपकी नजर है, तो फिर अब तक प्रतीक शेखावत आपकी नजरों में कैसे नहीं आया? राधेश ने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला और सब कुछ याद आते ही उसने तुरंत कहा, ओह प्रतीक, वो इतना खास नहीं है क्योंकि वो केवल अंशुल पटेल के दम पर नए कारनामे करता है। राधेश की इस बात पर एडवर्ड जोर से हंस दिया। उसने कहा, लगता है देहरादून में आपका नेटवर्क उतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना आप क्लेम करते हैं। इस स्काईटेक सिटी प्रोजेक्ट में अंशुल पटेल और प्रतीक शेखावत ने हाथ मिलाए ताकि वो उस बिजनेस को डोमिनेट कर सकें। इस पार्टनरशिप के दम पर उन्होंने पूरी मेनन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरी रिसर्च कहती है कि प्रतीक लीडर है और अंशुल उसे फॉलो करता है। अब आप खुद सोचिए कि जिसने फिनिक्स गैंग के लीडर को अपना असिस्टेंट बनाया हुआ है वो खुद कितना पावरफुल होगा। राधेश ने कहा, उसने आज तक जो भी किया है वो पार्टनरशिप के दम पर किया है। वो आदमी अपने दम पर कुछ भी करने के काबिल नहीं है। प्रतीक जैसे टायरेंट को तुम ज्ञानदेव का सक्सेसर समझते हो? एडवर्ड ने तपाक से कहा, हाँ, क्योंकि जिसे आप टायरेंट कह रहे हैं उसी ने ओबेरॉय फैमिली में वापस से जान भर दी है। मेनन फैमिली की अकल ठिकाने लगाई है और यहाँ तक कि उसने जयपुर जाकर राठौड़ फैमिली का भी सफाया है। मुझे तो लगता है कि शैडो किंग ने प्रतीक को जयपुर में ही देखा होगा और तभी उसकी असली आइडेंटिटी जानी होगी। मुझे तो ये भी लगता है कि प्रतीक के अंडर से भी कनेक्शंस हैं। एडवर्ड ने प्रतीक को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवाया था और ये कहना गलत नहीं था कि प्रतीक की एबिलिटी और कारनामों ने उसे काफी इम्प्रेस किया था। तभी तो वो इतने बोल्ड तरीके से ऐसा दावा कर रहा था
पर प्रतीक को इन्वेस्टिगेट करवाने वाला अकेला इंसान एडवर्ड ही नहीं था। उससे पहले तो ये काम राधेश ने कर डाला था। इसलिए उसने कहा, मैं पहले से जानता हूँ कि प्रतीक ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। वो चौहान फैमिली के दम पर राठौड़ फैमिली को खत्म कर पाया। जहाँ तक मेनन फैमिली की बात है तो उन्हें खत्म करने के लिए प्रतीक ने अंशुल पटेल और दूसरे अरिस्टोक्रेट्स का सहारा लिया था। उसे इन लोगों का साथ आसानी से इसलिए भी मिला क्योंकि असल में प्रतीक शेखावत ओबेरॉय फैमिली का इकलौता वारिस है, जिसे रुद्र ओबेरॉय के नाम से भी जाना जाता है। ओबेरॉयज के तो मिलिट्री से भी बहुत कनेक्शंस हैं, तो प्रतीक ने उन्हें भी इस्तेमाल किया है। और अब तो ओबेरॉयज का हिडन एक्सपर्ट रघुवीर जोशी भी उसके साथ है। ऐसे आदमी के लिए बड़े बड़े कारनामे करना बड़ी छोटी सी बात है। एडवर्ड ने एक ठंडी आह भरी। अब वो क्या कहता। राधेश अपनी साइड से सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर चुका था और इससे पता चल रहा था कि वो भी ज्ञानदेव के मिस्टीरियस सक्सेसर को बड़े लंबे समय से ढूंढ रहा था। अब राधेश उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, तो फिर एडवर्ड ने भी इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। वैसे भी सक्सेसर ढूंढने का काम राधेश का था। अब वो इसे किसी भी तरह से पूरा करे, उससे एडवर्ड को फर्क नहीं पड़ने वाला था। अचानक राधेश ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि प्रतीक ही वो आदमी हो सकता है जिसकी हमें तलाश है? एडवर्ड ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने उसे बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया। पहले वो मुंबई में बत्रा फैमिली का दामाद था, मगर जैसे ही वो देहरादून आया वैसे ही उसकी पावर्स बढ़ने लगी। वैसे पहले वो आदमी इसी शहर में रहता था और क्योंकि वो रुद्र ओबेरॉय था इसलिए मीनाक्षी ठकराल उसकी जान की दुश्मन बनी हुई थी। कुछ न होने के बावजूद उसने कई सालों तक खुद को बचाए रखा। तब उसके पास ओबेरॉयज का सपोर्ट नहीं था, मगर एक आदमी था जो उसे हर कदम पर गाइड कर रहा था और मेरे अंदाजे से वो ज्ञानदेव ही था। शुरुआत में उसे ठीक से लड़ना भी नहीं आता था, मगर अचानक उसकी पावर बढ़ती ही चली गई और ये सब शायद ज्ञानदेव के कारण मुमकिन हो पाया है। राधेश ने सिर हिलाकर कहा, वो बत्रा फैमिली का नालायक दामाद था, बस इसलिए ही मुझे उस पर शक नहीं होता। उसकी किस्मत अच्छी थी कि ओबेरॉय फैमिली में उसके साथ कॉम्पीट करने वाला कोई नहीं था, इसलिए ओबेरॉयज के सारे रिसोर्सेज उसे मिल गए और उन्हीं रिसोर्सेज पर रिलाय करके उसने पावरफुल कनेक्शंस बनाए। मुझे लगता है कि अभी तुम कंफ्यूज हो गए हो। उस लड़के की कॉम्बैट स्किल्स देखकर तुमने उसे महान समझ लिया है। शुरुआत में तो मुझे भी यही लगा था, इसलिए मैंने उसके पीछे अपने कुछ जासूस छोड़ दिए, मगर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। एडवर्ड ने कंफ्यूज होकर पूछा, ऐसा भी क्या हो गया आप? राधेश ने जवाब दिया, अंडरवर्ल्ड की फेमस शेखावत फैमिली ने देहरादून में कदम रखा है। अब ये बात तुम भी जानते हो कि वो लोग किसी से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, इसलिए वो दूर किसी छोटे से गांव में रहते हैं। पर हाल ही में वो देहरादून आए और प्रतीक से मिले। थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि प्रतीक की मां सरला शेखावत फैमिली से ही थी, मगर जब उसने विशाल ओबेरॉय से शादी की जिद की और घर से भाग गई, तब उसे उसकी फैमिली ने डिसोन कर दिया था। प्रतीक ये बात जानता था, इसलिए वो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े कारनामे कर रहा था और अब वो लोग उससे आकर मिले। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अब शेखावत फैमिली भी उसके साथ खड़ी है। ये भी हो सकता है कि वो लोग लंबे वक्त से एक दूसरे के टच में थे। एडवर्ड की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी सामने निकलकर नहीं आई थी। इससे पता चलता है कि राधेश का नेटवर्क सचमुच बहुत स्ट्रॉन्ग था, बस इसलिए ही कुशवाहा उस पर भरोसा करता था। अगर प्रतीक के पीछे सचमुच शेखावत फैमिली खड़ी थी तो फिर उसका पावरफुल होना कोई सरप्राइज नहीं था। शायद इस बार भी राधेश ही ठीक था। शायद प्रतीक वो इंसान नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी। एडवर्ड ने राधेश को वार्न किया, अगर शेखावत फैमिली बाहर निकल चुकी है तो फिर आपको उनसे सावधान रहना होगा।
बेवजह एक दूसरे से टकराने का कोई फायदा नहीं है। राधेश ने अकड़ते हुए कहा, मुझे उन लोगों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने मेरे मामलों में दखल देने की या मुझसे टकराने की कोशिश की तो फिर मैं उन्हें जान से मार डालूंगा। तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए कोई भी हमारे एरिया में राज नहीं कर सकता। एडवर्ड ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, इस मामले में मेरा कुछ कहना ठीक नहीं। आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही करिए, मगर मिस्टर कुशवाहा ने कहा है कि मैं आपके साथ रहकर आपको असिस्ट करूं। इस वक्त हमें शैडो किंग और मार्शल आर्ट्स स्कूल के सक्सेसर को ढूंढना है। अगर प्रतीक हमारी लिस्ट से हट जाता है तो फिर हमें निर्भय जुगरान पर नजर रखनी चाहिए। वो चंपावत की फेमस जुगरान फैमिली से आता है और ये आदमी भी किसी से कम नहीं है। जैसा उसका नाम है वैसे ही उसके काम भी हैं। जहां इस वक्त राधेश और एडवर्ड निर्भय का बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे थे, वहीं अविजय शेखावत देहरादून के किसी बिल्डिंग के मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। जमीन पर कुछ लोग बेहोश पड़े थे। इनमें से एक था संदीप शुक्ला, जिसे प्रतीक ने देहरादून के अफेयर्स मैनेज करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, और दूसरा था वरदान। संदीप खून से लथपथ बेहोश होकर एक कोने में गिरा था, जबकि वरदान बुरी तरह घायल था, मगर वो पूरे होशो हवास में था। अविजय ने वरदान को घूर कर देखा और फिर पूछा, और बताओ आजकल तुम्हारा बॉस कहाँ है? कुछ दिन पहले तो बड़ा अकड़ रहा था, मगर शेखावत फैमिली के देहरादून में कदम रखते ही वो अपने बिल में छिप गया। क्या हुआ, सारी अकड़ बाहर आ गई? संदीप ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वैसे तो वो उठकर बैठने की हालत में भी नहीं था, मगर अपने बॉस के बारे में कुछ गलत सुनना उसे मंजूर नहीं था, इसलिए उसने खांसते हुए पूछा, तुम हो कौन और बॉस के एरिया में इस तरह घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये सब बोलते हुए संदीप बुरी तरह खांस रहा था और उसे खून की उल्टियां भी हो रही थी, मगर उसने अपनी नजरें नीचे नहीं की। उसकी ये हालत देखकर अविजय जोर जोर से हंसने लगा। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, क्यों भाई, वो प्रतीक यहाँ का राजा है क्या, जो मैं यहाँ नहीं आ सकता? माना कि वो यहाँ पर एक फेमस आदमी है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये एरिया उसका हो गया। और चलो मान लिया कि वो यहाँ राज करता है, तो जब उस जैसे कचरे के तुम जैसे फॉलोअर्स हो सकते हैं, तो फिर मेरे क्यों नहीं? मैं तो उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। अविजय शेखावत के सामने प्रतीक कुछ भी नहीं है। अविजय नाम सुनकर संदीप एक गहरी सोच में डूब गया। उसने आज तक ये नाम कभी नहीं सुना था। संदीप को नहीं मालूम था कि अविजय कौन था या कहाँ से आया था, मगर उसे इतना जरूर मालूम था कि वो बहुत ताकतवर था। ऊपर से वो प्रतीक का नाम भी बड़ी डिसरिस्पेक्ट से ले रहा था, इसलिए संदीप उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा क्यूरियस हुआ। पर वरदान अपने बॉस की बेइज्जती भी नहीं सह सकता था, इसलिए उसने अविजय को वार्न किया, अविजय शेखावत, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कितने ताकतवर हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मिस्टर प्रतीक की गैर मौजूदगी में उनके एरिया में घुसपैठ कर रहे हो। अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ, वरना जब मिस्टर प्रतीक वापस आएंगे तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वरदान के अंडरवर्ल्ड में अच्छे खासे कनेक्शन थे और वहाँ उसने बहुत वक्त भी बिताया था, इसलिए वो जानता था कि अविजय कौन था या शेखावत फैमिली कितनी पावर होल्ड करती थी। मगर वरदान को ये भी मालूम था कि प्रतीक को ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं थी। अविजय ने अरोगेंट एक्सप्रेशंस के साथ वरदान की ओर देखा और अकड़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं उस कचरे का नाम सुनकर डर जाऊंगा? जानते भी हो कि वो आदमी हमारी ही शेखावत फैमिली से बिलोंग करता है, मगर वहाँ उसकी पोजीशन एक नौकर से भी बदतर है, इसलिए मुझे उसका नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। और वो आदमी कितना बदतमीज है, पिछली बार उसने हमारे घर के बड़ों पर हाथ उठाया, इसलिए आज मैं उसे सजा देने यहाँ पहुँचा हूँ। जल्दी बताओ कि प्रतीक कहाँ है? वो ज्यादा समय तक छिपकर नहीं बैठ सकता। अगर तुम दोनों ने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ डालूंगा। वरदान और संदीप ने हैरान होते हुए एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रतीक शेखावत फैमिली से ताल्लुक रखता होगा। क्या तभी वो इतना ताकतवर था?
दरअसल शेखावत फैमिली देहरादून की टॉप 5 फैमिली से ज्यादा पावरफुल थी। ओबेरॉयज या पटेल्स तो उनके सामने कुछ भी नहीं थे। इस वजह से संदीप और वरदान इस कश्मकश में फंस गए कि अब आगे क्या किया जाए। जिस तरह अविजय ने कुछ देर पहले उनकी पिटाई की थी, उसके बाद वो उसे चैलेंज नहीं कर सकते थे और वो उसे आगे बढ़ने से रोकने का भी दम नहीं रखते थे। इसलिए वरदान ने शांति से बात करने का फैसला लिया। उसने कहा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मिस्टर प्रतीक की गैर मौजूदगी में तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सिविलाइज्ड लोगों की तरह पेश आओ। अविजय ने कहा, मैं अभी सिविलाइज्ड तरीके से ही पेश आ रहा हूँ, इसलिए ही तुम दोनों यहाँ पर जिंदा बैठे हो। देखो, उस प्रतीक ने अभी तक जो भी हासिल किया है वो सब कुछ उसे शेखावत के दम पर मिला है, इसलिए हम चाहें तो उससे सब कुछ छीन सकते हैं। तुम दोनों प्रतीक के लिए काम करते हो, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपनी टीम में लेता हूँ। एक तरह से मैं तुम्हारे ऊपर एहसान ही कर रहा हूँ। इस एहसान के बदले में मुझे जल्दी से प्रतीक का पता बता दो, वरना पहले तुम दोनों मरोगे और फिर तुम्हारा सो कॉल्ड बॉस। संदीप और वरदान ने घबराई हुई निगाहों से एक दूसरे की ओर देखा। वो जानते थे कि प्रतीक का वापस आना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं और अविजय को रोकने का दम उनके अंदर नहीं था। इस वक्त वो दोनों बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे। अब तो उन्हें बस भगवान ही बचा सकते थे। तभी अविजय को किसी का कॉल आने लगा। अटेंडेंट ने आगे आकर कहा, बॉस, मिस्टर भूमेश का कॉल है। अविजय ने उसके हाथ से फोन लिया और कॉल पिक करने के बाद कहा, हेलो दादाजी, अब सिचुएशन क्या है? उस प्रतीक का कुछ पता चला या नहीं? भूमेश ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ मिलेगा। तुम भी जल्दी से यहाँ आ जाओ। अविजय ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर अटेंडेंट से कहा, तुम इन दोनों बेवकूफों का ध्यान रखो और जरा प्रतीक के सारे असेट्स को कब्जे में लेने का प्लान बनाओ। तब तक मैं एक जरूरी काम खत्म करके आता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चला गया। उसी वक्त बिल्डिंग के बाहर कुछ गाड़ियाँ आकर रुकी, जिनमें कई सारे बॉडीगार्ड्स थे, जबकि सबसे आगे दानिश, अनिकेत और रघुवीर जोशी खड़े थे। उनके ठीक ऑपोजिट साइड में भूमेश अपने आदमियों के साथ खड़ा था। उसने अनिकेत और रघुवीर को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मानना पड़ेगा प्रतीक को, उसने कई सारे एक्सपर्ट्स की टीम बनाकर रखी है। तुम दोनों ठीक ठाक हो, मगर इतने भी बढ़िया नहीं। हम लोग कुछ दिन बाद यहाँ आएंगे, तब तक प्रतीक यहाँ आए तो उससे कहना कि मैं भी उसका नाना ही हूँ। दरअसल भूमेश और प्रतीक के नाना जी उदयभान शेखावत एक ही जनरेशन के थे और भूमेश की मार्शल आर्ट्स स्किल टॉप नॉच थी, इसलिए ही वो इतना उछल रहा था। भूमेश का प्रतीक को ढूंढने के पीछे बस उसे पकड़कर माफी मंगवाने का इरादा था, क्योंकि प्रतीक के कारण उनका नाम खराब हो रहा था। अनिकेत और रघुवीर ने एक दूसरे की ओर देखा, मगर कहा कुछ नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तो उनके और भूमेश के बीच झड़प हुई थी, जहां भूमेश ने उन्हें दिखा दिया था कि वो उनके सामने टिकने के काबिल नहीं। इसी दौरान अविजय बिल्डिंग से बाहर निकल कर आया। उसने अनिकेत और रघुवीर को पूरी तरह नजरअंदाज करने के बाद भूमेश से पूछा, आपने प्रतीक को ढूंढ लिया दादाजी? मुझे बताइए कि इस वक्त वो कहाँ है? भूमेश ने हंसकर कहा, मुंबई गया है बेटा, अपनी बीवी के पीछे। तुम ना किसी को मुंबई भेज दो ताकि वो प्रतीक को घसीटते हुए हमारे पास ला सके। तब तक मैं देहरादून में थोड़ी साफ सफाई करवाता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो प्रतीक कब तक हमसे छिप सकेगा और उसके बिजनेस एम्पायर को बिखेरने में अब कितना वक्त लगेगा। भूमेश की हाँ में हाँ मिलाते हुए अविजय भी जोर से हंसने लगा और फिर बोला, जैसा आप कहें दादाजी, मैं पर्सनली मुंबई जाकर प्रतीक को पकड़कर यहाँ लाता हूँ। तब तक आप इन झींगुरों को संभालिए। अविजय और भूमेश बात तो ऐसे कर रहे थे जैसे प्रतीक को पकड़ना बच्चों का खेल था, और ये बातें सुनकर अनिकेत और रघुवीर के चेहरों का रंग उड़ चुका था, जबकि दानिश बगल में कंफ्यूज होकर खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। वो तो अभी अभी अपने आदमियों के साथ इस जगह पर पहुँचा था। दरअसल रघुवीर और अनिकेत प्रतीक के बारे में सोचकर घबरा रहे थे।
वो लोग भूमेश और अविजय की मार्शल आर्ट्स स्किल्स देख चुके थे और अब उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर पूरी शेखावत फैमिली में उन्हीं के जैसे एक्सपर्ट्स हुए तो फिर प्रतीक सबका सामना कैसे करेगा। अब ऐसा नहीं था कि उन्हें प्रतीक की काबिलियत पर शक था। बात केवल इतनी थी कि प्रतीक अभी देहरादून में नहीं था और उसके आने तक शेखावत देहरादून का क्या हाल करने वाले थे इसका कुछ भी भरोसा नहीं था। और ये बात उन दोनों से नहीं छिपी थी कि प्रतीक फिलहाल कमजोर सिचुएशन में था। ऐसे में उसका इतना टैलेंटेड लोगों से सामना करना थोड़ा सा चैलेंजिंग साबित हो सकता था। भूमेश और अविजय ने उनके एक्सप्रेशंस पर ध्यान नहीं दिया और अपने चमचों के साथ वहां से चले गए। इस जगह पर अब उन्हें कोई काम नहीं था। उन्हें केवल प्रतीक को जिंदा पकड़कर उससे माफी मंगवाने से मतलब था। आखिर यही तो शेखावत फैमिली के लीडर का ऑर्डर था। दानिश ने अनिकेत और रघुवीर से पूछा, क्या हो रहा था यहाँ? क्या बोल रहे थे ये लोग? रघुवीर ने एक गहरी सांस ली और उसे सारा हाल कह सुनाया। अकेले भूमेश ने ही उन दोनों का और उनके आदमियों का बुरा हाल कर डाला था। दानिश भी तो अपनी आंखों से अनिकेत और रघुवीर को हांफते हुए देख रहा था। तभी उसे भूमेश की वार्निंग याद आई। उसने पूछा, उस आदमी के कहने का क्या मतलब था? क्या वो सचमुच ओबेरॉयज के बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? अनिकेत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल पॉसिबल है और जब तक बॉस वापस नहीं आ जाते तब तक हम उनके बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोगों से डील कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि फिलहाल हमें कुछ वक्त के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी मौत भी मिस्टर ओबेरॉय को बहुत भारी पड़ सकती है। रघुवीर ने हामी भरते हुए कहा, अनिकेत की बात एकदम ठीक है। फिलहाल हमें इन शेखावत की नजरों में आने से बचना होगा। बाकी जो होगा वो मिस्टर प्रतीक के आने के बाद ही देखा जाएगा। दानिश को भी मन मारकर हाँ में सिर हिलाना पड़ा, क्योंकि जब उससे बड़े एक्सपर्ट्स ने हार मान ली थी तो वो अकेला क्या ही कर लेता। वो भी चुपचाप अपने आदमियों के साथ फरार हो गया। अविजय और भूमेश का प्लान एकदम क्लियर था। वो ओबेरॉयज के सारे एसेट्स को अपने कब्जे में लेने के बाद देहरादून में अपनी पावर एस्टेब्लिश करना चाहते थे। अगले ही दिन शेखावत फैमिली के कुछ लोग देहरादून आकर शिफ्ट हो गए। उन्होंने प्रतीक का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। एलीट सर्कल के साथ ढेरों मीटिंग्स अरेंज की। यहाँ से ये नैरेटिव फैलने लगा कि प्रतीक ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कमिट किया था, जिसकी सजा उसे मिल रही थी। इसी के साथ ये खबर फैलने लगी कि अब से ओबेरॉयज का सारा बिजनेस हमेशा के लिए शेखावत कंट्रोल करेंगे। इस खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हर कोई जानना चाहता था कि प्रतीक ओबेरॉय जैसा बिजनेसमैन अचानक इतना कमजोर कैसे पड़ गया कि वो अपना बिजनेस ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अचानक शेखावत फैमिली कहाँ से आकर टपक गई और ये लोग थे कौन जिन्होंने एक झटके में ही ओबेरॉय एम्पायर पर अपना कब्जा जमा लिया। सीधी सी बात ये थी कि देहरादून में बहुत बड़ी मैस क्रिएट हो गई थी और कब तक ये ड्रामा चलेगा इस बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। इधर प्रतीक अभी भी कोमा में था। दिन बीतते जा रहे थे मगर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। पार्थी दिन रात उसके पास बैठकर उसके उठने का इंतजार करती, मगर बीतते वक्त के साथ उसकी भी उम्मीद टूटी जा रही थी। एक दिन पार्थी यूं ही उसके सिराहने के पास बैठी थी। वो उन मेडिसिन्स को देख रही थी जो प्रतीक की बॉडी से अटैच्ड थी। स्ट्रेस और ठीक से नींद पूरी न हो पाने की वजह से उसका सिर दर्द हो रहा था, मगर फिर भी उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। वो बस ऐसा कोई मोमेंट मिस नहीं करना चाहती थी जहां प्रतीक को उसकी जरूरत हो और वो उसके लिए अवेलेबल ना रहे। पार्थी ने प्रतीक के गालों को धीरे से सहलाया। उसका पूरा शरीर जगह जगह से चोट खाया था, मगर चेहरे पर एक भी निशान नहीं था। अचानक पार्थी ने कहा, देखो प्रतीक, अगर ये तुम्हारा कोई नाटक है ना तो इसे तुरंत बंद कर दो। पिछली बार जब तुमने मेमोरी लॉस की एक्टिंग की थी तब भी मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था और अब तुम्हें इस तरह देखकर तो मेरी जान निकली जा रही है। प्लीज उठ जाओ ना, मुझे और मत सताओ।
देखो, इस वक्त मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। सोचो, अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई अनहोनी हो गई तो मैं अकेले सब चीजों से कैसे डील करूंगी। तभी वहाँ डॉक्टर आ गए। उन्होंने पार्थी को रूम से बाहर जाने के लिए कहा ताकि वो कुछ टेस्ट कर सके, मगर पार्थी अपनी जगह से हिलने डुलने को तैयार नहीं थी। उसने डॉक्टर से कहा, इतने दिनों बाद भी प्रतीक को होश क्यों नहीं आया? आखिर दिक्कत क्या है? अब तो डॉक्टर भी इरिटेट हो चुके थे। वो बार बार पार्थी से कह चुके थे कि अभी प्रतीक के होश में आने का कोई चांस नहीं था, मगर फिर भी पार्थी को जितनी बार डॉक्टर नजर आते उतनी ही बार वो उनसे एक ही सवाल करती। एक साइड तो डॉक्टर भी खुद हैरान थे कि प्रतीक किस तरह का आदमी था। वो ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि प्रतीक के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। उसे बाहर से तो चोट आई थी, मगर उसकी इंटरनल इंजरीज ज्यादा गहरी थी। डॉक्टर के हिसाब से तो किसी जादू की वजह से ही प्रतीक जिंदा था, क्योंकि जिस हद तक उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे, उस सिचुएशन में तो कोई मामूली आदमी मर ही जाता। डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर पार्थी से कहा, आप ये सवाल कई बार पूछ चुकी हैं मिसेस ओबेरॉय, और मैं आपकी सिचुएशन अच्छी तरह समझ सकता हूँ। इसलिए अब जो मैं कहूँगा उसे आप ध्यान से सुनिए। मिस्टर ओबेरॉय की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह डैमेज्ड हैं और उन्हें ट्रीट कैसे किया जाएगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे देश के मेडिकल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल भी हाई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मिस्टर ओबेरॉय को सही ट्रीटमेंट मिल पाएगा। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप इन्हें विदेश लेकर जाइए और अच्छे से इनका ट्रीटमेंट करवाइए। पार्थी ने ओके कहा और बाहर चली गई, मगर रूम से बाहर निकलते ही वो मिस्टर बत्रा से टकरा गई। अपनी बेटी की हालत देखकर मिस्टर बत्रा हैरान थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वो अपने ससुराल में ही थे। उन्हें लगा कि पार्थी और प्रतीक एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, मगर आज सुबह जब उन्होंने पार्थी को कॉल किया तब फाइनली पार्थी ने उन्हें पूरी बात बता डाली। प्रतीक के एक्सीडेंट के बारे में सुनते ही मिस्टर बत्रा ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और अब वो हॉस्पिटल में पार्थी के सामने खड़े थे और उससे प्रतीक का हाल चाल जानने की कोशिश कर रहे थे। पार्थी ने जवाब दिया, एक एक्सीडेंट के कारण प्रतीक का ये हाल है। डॉक्टर ने कह दिया है कि हमें प्रतीक को विदेश ले जाना पड़ेगा, वहीं उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। मिस्टर बत्रा ने हैरान होकर अपना सिर पकड़ लिया। उनका रिएक्शन देखकर पार्थी यही सोच रही थी कि अगर वो मिस्टर बत्रा को असली सच्चाई बता देती तो फिर क्या होता। अचानक मिस्टर बत्रा के मन में एक सवाल उठा और उन्होंने तुरंत पूछा, क्या इसका मतलब ये है कि प्रतीक अपाहिज हो चुका है? क्या उसके कोमा से बाहर आने के चांसेस हैं? देहरादून में क्या सिचुएशन है? अगर ये बात बाहर फैल गई तो फिर क्या होगा? मिस्टर बत्रा की बातों से पार्थी को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे प्रतीक की तबीयत से ज्यादा उन्हें रेपुटेशन और स्टेटस की पड़ी थी। हाँ, वो बात अलग थी कि प्रतीक के कोमा में होने की खबर बवाल खड़ा कर सकती थी। इसलिए पार्थी ने रघुवीर से बात करके इस बात को छिपा कर रखने का फैसला किया था, मगर मिस्टर बत्रा का इस सिचुएशन में कुछ भी कहना बहुत गलत था। उसने एक सांस लेकर कहा, आप उस बारे में कुछ मत सोचिए डैड, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। मिस्टर बत्रा कोई जवाब देते इससे पहले ही पीछे से एक तीखी आवाज आई, अरे जीजा जी भी यहाँ हैं? मुझे तो लगा कि इतने दिनों से वो अपनी बेटी को भूल ही गए होंगे। ये आवाज जितनी जानी पहचानी थी, पार्थी को उतनी ही नापसंद भी थी। ये आवाज सुनते ही पार्थी इरिटेट हो गई। इन्हें भी अभी ही आना था। पिछली बार पार्थी और विनीता की मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं रही थी। उनके साथ बैठना तो दूर, पार्थी उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी। रिश्ते में विनीता पार्थी की मौसी जरूर थी, पर पार्थी को उनसे कोई लगाव नहीं था। विनीता भी पार्थी का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ओह माय डियर पार्थी, कहाँ है वो तुम्हारा लीचड़ हस्बैंड?
विनीता ने चारों तरफ ऐसे देखा जैसे प्रतीक को कॉरिडोर में ही ढूंढ रही हो। उसके बाद बहुत सरकास्टिक हंसी हंसते हुए विनीता ने कहा, सुना है सुख टाल गया था लड़ने के लिए। विनीता ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या हुआ, फिर लड़ नहीं पाया, पिट कर आ गया। विनीता मजाक उड़ाने वाले एक्सप्रेशंस के साथ पार्थी को देख रही थी। आप यहाँ क्यों आई हैं? पार्थी ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए पूछा। आपका यहाँ कोई काम नहीं है। प्रतीक का दर्द देखकर पार्थी पहले से ही परेशान थी और अब विनीता को सामने देखकर उसका दिमाग और खराब हो रहा था। विनीता ने भी जैसे सोच रखा था कि वो पार्थी का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रतीक की बेइज्जती करने में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। बहुत दिन से तुमसे मिलना ही नहीं हुआ, सोचा आज मिल लेती हूँ और अपने दामाद से भी मिल लेती हूँ जो बड़ी बड़ी हाँकता है। विनीता ने होठों को तिरछा करके अजीब सी स्माइल दी, जिसे देखकर पार्थी का गुस्सा और बढ़ गया। मामी, आप इन्हें यहाँ लेकर आई हैं? उसने तेज आवाज में कावेरी से पूछा। कावेरी को तो ये पता था कि पार्थी विनीता को पसंद नहीं करती, पर वो इतना ज्यादा भड़क जाएगी इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। आपने इन्हें क्यों बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ? पार्थी की टोन हाई होती जा रही थी। पार्थी जितना भड़क रही थी, विनीता को उसे देखकर उतना ही मजा आ रहा था। कावेरी भी मन ही मन पार्थी का हाल देखकर खुश हो रही थी। वो हमेशा से ही प्रतीक को इतना कमजोर देखना चाहती थी, पर आज उसकी नीयत कुछ और थी। उसने विनीता को हॉस्पिटल में खास मकसद से बुलाया था। आज अगर विनीता और उसके पति ने प्रतीक को इम्प्रेस कर लिया तो समझो बिजनेस में कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। असल में कावेरी और विनीता अक्सर टच में रहा करती थीं। विनीता ने ही कावेरी से प्रतीक से मिलवाने की रिक्वेस्ट की थी, पर दोनों के ही दिमाग में ये बात नहीं आई कि अनकॉन्शियस प्रतीक से वो आखिर क्या बात कर सकेंगी। बड़ी बड़ी बातें करके विनीता को यहाँ बुला तो लिया, पर प्रतीक से मुलाकात कैसे करवाऊं? कावेरी ने मन ही मन सोचा। दूसरी तरफ विनीता भी पार्थी पर ताने कसना बंद नहीं कर रही थी। क्या पार्थी बेटा, तुम भी उस लीचर सन इन लॉ को इतने बड़े हॉस्पिटल लेकर आ गई? देखो तुम्हारे नाना ने क्या भेजा है। ये कहते हुए विनीता ने अपने पर्स से एक कांच की शीशी निकाली। उसने कहा, देखो पापा ने खास दवा भेजी है, ये प्रतीक को दे दो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये देखो, उनके कहने पर ही हम इतने सारे फ्रूट्स भी लेकर आए हैं। विनीता ने अपने हाथ में रखी पॉलिथीन ऊपर उठाकर दिखाई। विनीता प्रतीक की हेल्प से अपना बिजनेस तो मजबूत करना चाहती थी, पर पार्थी को भी ये एहसास नहीं होने देना चाहती थी कि वो प्रतीक की हेल्प लेना चाहती थी। इसलिए वो हमेशा की तरह बार बार प्रतीक की इंसल्ट भी करती जा रही थी। विनीता ने थोड़ी चिढ़ दिखाते हुए कहा, और एक तुम हो कि हमारे यहाँ आने से खुश ही नहीं हो, ये कैसा एटीट्यूड है? हालांकि वो कावेरी से भी नाराज थी। 2 ही दिन पहले ये औरत प्रतीक की तारीफों के पुल बांध रही थी, उसे सबसे ज्यादा पावरफुल बता रही थी। वो यहाँ पिटकर बेहोश पड़ा है। कावेरी को गुस्से से घूरते हुए विनीता सोच रही थी। कावेरी ने विनीता को ये भी कहा था कि सुखटाल में प्रतीक कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने की तैयारी कर रहा था। पावर तो मिलने से रही, उस प्रोजेक्ट में भी कुछ हाथ नहीं लगने वाला। कावेरी को भी अंदाजा हो गया था कि विनीता क्या सोच रही थी। उसने थोड़ा झेपते हुए कहा, प्रतीक को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनते ही विनीता जोर से हंस पड़ी। क्या कावेरी, तुम भी क्यों झूठ बोल रही हो? इस हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट मेरे फ्रेंड हैं। वो मुझे बता चुके हैं कि प्रतीक को बहुत बुरी तरह पीटा गया है, उसका बचना मुश्किल है। विनीता ने पार्थी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने तो उनसे ये भी कहा कि प्रतीक मेरा रिलेटिव है, उसका खास ख्याल रखें, पर तुम लोग तो मुझसे ही बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हो। पार्थी के कंधे पर हाथ फेरते हुए विनीता ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे बताओ किसने प्रतीक को इस हाल में पहुंचाया? सुखटाल में मेरा भी कुछ रुतबा है, हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। विनीता पार्थी को अपनापन दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी टोन में सरकाज़्म था। ये टोन पार्थी को जरा भी पसंद नहीं आई। उसने एरोगेंट टोन में कहा, बस बहुत हुआ,
बेहतर होगा कि आप हमारे फैमिली मैटर से दूर रहें। यू डोंट हैव टू वरी। पर विनीता मानने के मूड में नहीं थी। उसे पार्थी की हालत देखकर मजा आ रहा था। ओह डियर पार्थी, तुम तो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लेती हो। विनीता ने कावेरी को देखा और कनिंग सी स्माइल दी। फिर कहा, अब देखो ना, तुम लोग तो इस कंगले दामाद के कितने फैन हुए जा रहे थे। कावेरी तो उसे इतना पावरफुल बता रही थी कि बस पूछो मत। इसी चक्कर में मैं भी इम्प्रेस होकर उससे मिलने चली आई। पार्थी सिर झुकाकर अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश कर रही थी। उसकी फिक्र को इस वक्त वहाँ कोई भी नहीं समझ सकता था। कम से कम विनीता से तो उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम्हें पता है, जैसे ही मुझे पता चला कि प्रतीक को बुरी तरह पीटा गया है और वो हॉस्पिटल में है, मैं तो सारे काम छोड़कर भागी भागी तुमसे मिलने चली आई। विनीता ने टेढ़ा मुंह करते हुए कहा। उसके एक्सप्रेशन देखने के बाद पार्थी के लिए और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। वो ये भी भूल गई कि वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए और निकल जाइए यहाँ से, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मुझसे बड़ी हैं। विनीता की टोन भी एकदम बदल गई। पार्थी से मीठी जुबान में बोल रही विनीता की आवाज में कड़वाहट घुल गई। अच्छा, मेरी बातें अब तुम्हें बकवास लग रही हैं? क्या गलत बोला मैंने, बताना जरा। एक नकारा दामाद को नकारा नहीं तो और क्या कहूँ? उसने नफरत से भरी नजरों से कावेरी को देखकर कहा। ये तो उसकी तारीफ में कसीदे काट रही थी और वो यहाँ आते ही पिट कर पड़ा है। ऐसे आदमी को मैं नकारा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? पार्थी का पारा हाई हो चुका था। गुस्से की वजह से उसकी सांस फूलने लगी थी। वो तेज कदमों से विनीता की तरफ गई। लग रहा था कि वो उसका कॉलर ही पकड़ लेगी, लेकिन पार्थी ने खुद पर कंट्रोल रखा और कहा, मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर मत कीजिए। आखिरी बार कह रही हूँ, चले जाइए यहाँ से। प्रतीक को अभी रेस्ट की जरूरत है, इसलिए यहाँ तमाशा करना बंद कीजिए। पार्थी को गुस्सा होते देख विनीता ने बेचारी और भली बनने की कोशिश की। देखो ना कावेरी, मैं तो तुम लोगों की हेल्प करना चाहती थी, पर ये पार्थी मुझसे किस तरह से बिहेव कर रही है। विनीता ऐसी शक्ल बना रही थी जैसे बहुत इनोसेंट हो। उसने आगे कहा, मैंने अभी अभी बताया था ना कि इस हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट मेरे फ्रेंड हैं। अगर पार्थी इस तरह बिहेव करेगी तो मैं क्यों उनसे तुम लोगों की हेल्प करने के लिए कहूँगी। पार्थी जोर से चीख पड़ी, इन सब की जरूरत भी नहीं है। मुझ पर तरस खाना बंद कीजिए। आमतौर पर पार्थी काम रहा करती थी। हर सिचुएशन में पेशेंस बनाए रखना ही उसकी खूबी थी। कभी गुस्सा आता था तो भी वो कामली ही सिचुएशन हैंडल करती थी, लेकिन आज वो बार बार बेकाबू हो रही थी। मन तो कर रहा है कि इसे जोर का थप्पड़ मारूं। अपनी मौसी को देखकर उसने मन ही मन सोचा। उसके इस तरह बिहेव करने के पीछे भी सिर्फ प्रतीक ही था, जिसकी फिक्र उसे खाए जा रही थी। पार्थी ने तुरंत अपना फोन निकालकर एक कॉल किया। उसने सख्त आवाज में कहा, जल्दी आओ, कुछ लोगों की अकल ठिकाने लगानी है।